नमस्कार दोस्तों, यह कहानी उन दिनों की है जब मेरे फाइनल ईयर के एग्ज़ाम होने वाले थे और मैं परीक्षा की तैयारी में लगा हुआ था। अपनी सुविधा और आज़ादी के लिए मैंने गांव में रहने के बजाय मैंने शहर में एक कमरा किराए पर लेकर रहने का फैसला किया था। शहर में अकेला रहना बोरिंग हो सकता है, यही सोचकर मैंने अपने साथी दिलीप को अपना रूम पार्टनर बनाया। मैं हमेशा अपनी पढ़ाई में ही बिजी रहता था। दिलीप किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं करता था। वह पिछले हफ्ते अपने घर से आया था और अब उसे फिर गाँव जाने की धुन सवार हो गई थी। जब दिलीप अपने घर जाने के लिए निकल गया तो मैं अपनी पढ़ाई में मस्त हो गया। अभी 1 घंटा भी नहीं बीता होगा कि दिलीप लौटकर मुझसे बोला, भाई यह बता कि अगर किसी को मदद की ज़रूरत हो तो उसकी मदद करनी चाहिए या नहीं। मुझे थोड़ा संदेह हुआ कि किसी की मदद करना उसके स्वभाव में बिल्कुल नहीं था, पर पहली बार उसके मुंह से मदद शब्द सुनकर मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा, बिल्कुल, इंसान के काम आता है। ज़रूरतमंद की मदद करने से बेहतर और क्या हो सकता है। पर आज तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तुम्हारे घर जाने का क्या हुआ? तब वह बोला, बात यह है कि मैं घर जाने के लिए जब रेलवे स्टेशन पर पहुंचा तो देखा कि एक औरत अपने 2 बच्चों के साथ बेटी रो रही थी। जब मैंने पूछा क्यों रो रही हो, तब उसने जवाब दिया, मुझे औरंगाबाद जाना है। इस समय वहाँ जाने वाली कोई गाड़ी नहीं है। अगली गाड़ी आने के लिए मुझे कल सुबह तक यहाँ इंतज़ार करना होगा। मैंने कहा, तो इसमें रोने वाली क्या बात है? दिलीप ने उस महिला की बात को और आगे बढ़ाया। रात के 10 बज चुके थे। मैं जानती हूँ कि 11 बजे के बाद यहाँ स्टेशन चलता नहीं। मेरे साथ 2 बच्चे भी हैं, अनहोनी ना हो जाए, यही सोच कर मुझे रोना आ गया। मैं स्टेशन पर रात के सोच में पड़ गया कि मुझे उस औरत की मदद करनी चाहिए या नहीं, इसलिए तुमसे पूछने आ गया। दिलीप मेरी ओर देखते हुए बोला। मैंने कहा, देखो भाई दिलीप, हम लोग यहाँ अकेले रहते हैं। तुझे मदद करना है तो ठीक है, पर किसी अनजान महिला को अपने कमरे पर लाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मकान मालिक पता नहीं हम लोगों के बारे में क्या सोचेंगे। मुझे उस समय पता नहीं क्यों अनजान औरतों को कमरे पर लाने का ख्याल अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए अपने मन की बात उसे बता दी। मकान मालकिन पूछेगी तो बता देंगे कि मनोज की भाभी है, यह डॉक्टर के पास आई है। वैसे भी हम लोगों के गांव से अक्सर कोई न कोई मिलने तो आता ही रहता था। दिलीप ने एक उपाय सुझाया। आपको बता दें कि जिस बिल्डिंग में हम लोग रहते थे उसकी दूसरी मंजिल पर सुरेश किराए पर रह रहा था। वैसे तो हमारे ही कॉलेज का एक शरीफ लड़का था, पर हम लोगों से जूनियर था, इसलिए न केवल हमारी बात मानता था बल्कि हमें इज्जत भी देता था। अब अगर तुम इस महिला की मदद करना ही चाहते हो तो मुझे क्या दिक्कत है? सुरेश को डॉक्टर वाली बातें समझा दो। दिलीप तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ सुरेश के पास गया और उसे सारी बातें बता दी। कोई दिक्कत नहीं थी, बल्कि उस महिला को रात पर रहने के लिए वह अपना कमरा देने को भी तैयार था। उसी समय अपने कुछ किताबें लेकर हमारे कमरे में रहने चला आया और बोला, अब तुम जाओ, दिलीप उसे ले आओ, और हाँ, उसे यह भी समझा देना कि अगर कोई पूछे तो खुद को सुरेश की भाभी बताएं, नहीं तो तुम भी मेरे साथ चलो। वह मुझे भी अपने साथ ले जाना चाहता था। मुझे पढ़ने दो यार, परीक्षा सिर पर है, मैं अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। मैंने बहाना किया, लेकिन फिर दिलीप बोला, अच्छा, किसी की मदद करना समय बर्बाद करना होता है। तुम्हारा अगर नहीं जाने का मन है तो साफ साफ कहो। वैसे भी 4-5 घंटे में तुम्हारी कितनी तैयारी हो जाएगी। एक दिन किसी की मदद के लिए तो समय को कुर्बान किया जा सकता है। दिलीप की किसी तरह मुझे ले जाना चाहता था। ठीक है भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी। आज की शाम किसी की मदद के नाम में मजबूर होकर बोला। थोड़ी देर में भी तैयार होकर उसके साथ निकल पड़ा। दिलीप आगे आगे, मैं पीछे पीछे मुझे स्टेशन के सबसे आखिरी प्लेटफॉर्म के एक छोर पर ले गया, जहाँ वह महिला अपने दोनों बच्चों के साथ बैठी थी। हमें देखकर मुस्कुराने लगी। न जाने क्यों उसका इस तरह मुस्कुराना मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं सोचने लगा कि न जाने कैसी औरत है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। स्टेशन से बाहर आकर मैंने 2 रिक्शे वाले बुलाए। मुझे ठोकते हुए वह औरत बोली, 2 रिक्शे
2 रिक्शा की क्या ज़रूरत है, हम एडजस्ट कर लेंगे। बेकार में ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे हो। पर हम एक ही रिक्शा में कैसे जाएंगे, मैंने सवाल किया। वह बोली, ऐसे चलेंगे कि सीट पर वह ठीक बीच में बैठ गई। दोनों बच्चों को अपनी गोद में बैठा लिया। आप दोनों मेरे दोनों और बैठ जाइए। वह हम दोनों को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, मुझे इस तरह बैठना अच्छा नहीं लग रहा था, पर उस दौर में पैसे की बड़ी किल्लत थी। उस समय इस तरह से कुछ पैसे बचा रही थी तो क्या बुरा था। आखिरकार हम दोनों उसके दोनों ओर बैठ गए। हमारे बैठते ही अपने एक बच्चे को उसने हम दोनों को थमा दिया। मुझे अब भीतर ही भीतर कुछ अजीब लग रहा था। हमारी अजीब हालत थी। उसकी मदद कर रहे थे या वह हमसे ज़बरदस्ती मदद ले रही थी। रिक्शे की रफ्तार तेज़ होती जा रही थी और मेरे सोचने की रफ्तार तेज़ होने लगी थी। मैं कहूँ किस हालत में हूँ, यह भूलकर मैं अपनी सोच में ही डूबने लगा था। ना जाने क्या मुझे बार बार यह ख्याल आ रहा था कि कहीं हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। कमरे पर पहुँचते पहुँचते रात के 10:30 बज चुके थे। दिलीप ने भाभी को सुरेश के कमरे में बिठा दिया। मैंने कहा, भाई जब यह हमारे यहाँ आ गई है तो इसके खाने पीने का इंतज़ाम भी तो हमें ही करना होगा। होटल से कुछ ले आओ। दिलीप खुशी खुशी होटल की ओर चल पड़ा। मुझे अजीब लग रहा था कि दिलीप को आज क्या हो गया है, पर मैं चुप था। मगर जितनी तेज़ी से गया था उतनी ही तेज़ी से और बहुत जल्दी खाने पीने का सामान लेकर लौटा था। मैंने कहा, मैं और सुरेश यही खाना खा लेंगे और तुम भाभी को खाना दे दो। मैंने दिलीप से कहा। दिलीप खाना देने ऊपर के कमरे में गया और तकरीबन 1 घंटे बाद लौटा। मुझे भूख लगी थी, लेकिन मैं उसका इंतज़ार कर रहा था। सोच रहा था कि उसके आने के बाद साथ बैठकर खाएंगे। मैंने पूछा, तुमने इतनी देर क्यों लगा दी? वह बोला, भाई मैंने भी उसके साथ ही खाना खा लिया। दिलीप धीरे से बोला। मैंने कहा, कोई बात नहीं, आज हम दोनों खाना खा लें। हम तो इसी का इंतज़ार कर रहे थे और यह तुम्हारी भाभी के साथ खाना खाया है। मैंने मजाक करते हुए कहा सुरेश को, और सुरेश को भी हंसी आ गई। वह हंसते हुए खाने की थाली सजाने लगा। रात को खाना खाने के बाद अक्सर लोग बाहर टहलने के लिए निकला करते थे, इसलिए खाने के बाद मैं बाहर जाने के लिए तैयार हो गया और दिलीप को भी तैयार होने के लिए कहा। लेकिन दिलीप ने कहा, आज मेरा जाने का मन नहीं करता, इसलिए मैं नहीं आ रहा। तब मैं और सुरेश घूमने के लिए निकल पड़े। करीबन 1 घंटे के बाद वापस आने पर देखा कि हमारे कमरे पर ताला लगा हुआ था। सुरेश ने हंसते हुए कहा, भैया को हो सकता है दिलीप भैया भाभी के पास गए होंगे, हो सकता है जाकर देखो। मैंने सुरेश से कहा। थोड़ी देर बाद सुरेश और दिलीप हंसते मुस्कुराते नीचे आ रहे थे। भाभी जी तो बहुत मज़ा किया है। भाई सच में मज़ा आ गया। उतरते ही दिलीप ने कहा, अब वह सब छोड़ो और जल्दी कमरा खोलो। दोनों हंस रहे थे पर मुझे गुस्सा आ रहा था। मैंने चुपचाप कमरे में जाकर अपने कपड़े बदले और बेड पर सोने चला गया। थोड़ी देर तक बेड पर लेटे लेटे मैंने पढ़ाई की और उसके बाद मुझे नींद आ गई। देर रात को दिलीप और सुरेश की बातों से मेरी नींद टूटी। उन दोनों को देखकर लग रहा था कि वह दोनों अभी अभी कहीं से लौटे हैं। मैंने उनसे पूछा, तुम दोनों कहाँ गए थे और अभी तक सोए क्यों नहीं? वे बोले, कहीं नहीं, बस अभी सोने ही वाले हैं। दोनों ने एक सुर में कहा। थोड़ी देर बाद दिलीप ने मुझे मजाक के अंदाज में कहा, भाई तुम्हें एक बात कहनी है, तुम बुरा तो नहीं मानोगे? मैंने कहा, अगर बुरा मानने वाली बात नहीं होगी तो बुरा क्यों मानूंगा? मैंने कहा, तुम चाहो तो भाभी जी के लिए सकते हो। थोड़ा संकोच करते हुए बोला, क्यों बक रहे हो? मैंने कहा, क्यों बक रहे हो दिलीप, तुम्हें क्या हो गया है? मैंने हैरानी और गुस्से से उससे पूछा। फिर वह बोला, अच्छा मौका है, चाहो तो आज काम कर लो। दिलीप के चेहरे पर इस समय एक कठोर मुस्कान थी। वह अपनी मुस्कान से मुझको समझाने की कोशिश कर रहा था। मैंने कहा, हमने उसे सहारा दिया है, हमारी मेहमान है, तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? मैंने उसे समझाते हुए कहा, इस तरह से हम उसकी मदद करें, मुझसे बात करनी है। एक बार के लिए 200 रुपये में सौदा करता है, वह
मुझे ऐसे बता रहा था जैसे कोई बड़ा उपहार भेंट करने जा रहा है। मुझे तुम्हारी सोच से घिन आती है। दिलीप, आखिर तुम अपने असली रूप में आ ही गया। मुझे हैरत हो रही थी कि तुम भला किसी की मदद कैसे कर सकते हो। अब तुम्हारी असलियत सामने आए। मुझे पहले से ही शक हो रहा था, पर मैं यह सोचकर चुप था कि चलो अच्छा काम कर रहा है। मुझे उस पर गुस्सा भी आया, लेकिन इस समय उसे समझाने के अलावा मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। कुछ नहीं बोला, वह सिर झुकाए बैठा था। थोड़ी देर तक हम दोनों ऐसे ही बैठे रहे। सूरज अब तक सो चुका था। थोड़ी देर बाद दिलीप बोला, ठीक है भाई, सो जाओ, मैं भी सोता हूँ। जब सुबह के 7 बज चुके थे, सूरज तथा भाभी भी इस समय हमारे कमरे में बैठी थी। सूरज उसके पास ही बैठे थे। मैं आपके ही उठने का इंतज़ार कर रही थी। मुझे देखते ही वह बोली, क्या हुआ? मैंने पूछा। वह, कुछ नहीं, मैं जा रही हूँ, कुछ पैसे बाकी थे, दे दीजिए। उसने हंसते हुए कहा। पैसे किस बात के? मुझे हैरानी हुई। देखो मिस्टर, आपके इस दोस्तों ने 300 रुपये एक बार की बात पर मेरी इज्जत का सौदा किया था। इन दोनों ने 3 बार मेरी इज्जत को तार तार किया। इस तरह पूरे 1800 रुपये बनते हैं, और यह है कि मुझे केवल 900 रुपये देकर डरना चाहते हैं। मैं मर चुकी हूँ। बंद कमरे में मेरी इज्जत जाते हुए किसी ने नहीं देखा। अब अगर मैं यहाँ चल कर बताने लगी कि तुम लोग मुझे यहाँ क्यों लाए थे, तो तुम लोगों की इज्जत गई, समझो। वह अलग ही अंदाज में बोले जा रही थी। मैंने दिलीप और सूरज की ओर देखा। वे दोनों सिर झुकाए चुपचाप बैठे थे, मुझसे आंखें नहीं मिला रहे थे। मैं सारी बात समझ चुका था। यह भी जानता था कि दिलीप और सूरज के पास और पैसे नहीं होंगे। ऐसे में मुझे अपनी जेब टटोलनी पड़ी। मैंने अपनी पर्स निकाली और उसमें से 900 रुपये उसे दे दिए। अपने पैसे मिलते ही वह खुश हो गई और अपने रास्ते चल पड़ी। मैं सोच रहा था कि इज्जत आखिर क्या है। उसकी इज्जत बचाने के लिए हमने उसे सहारा दिया था, और आज अपनी इज्जत बचाने के लिए हमें उसे पैसे देने पड़े। इस तरह कहने को तो दुनिया की नज़रों में हम सभी की इज्जत जाते जाते बची, और एक भाभी जो अपने रास्ते गई और हम अपने घर में। आज भी जब मैं उस घटना को याद करता हूँ तो सोचने को मजबूर हो जाता हूँ। इसलिए दोस्तों, अपने दोस्तों की बुरी आदतों का परिणाम हमें भी भुगतना पड़ता है। अतः ऐसे बुरे दोस्तों से दूरी बनाए रखना ही बेहतर है। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।